नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वराज क्लासेस। और आज 9th स्टैंडर्ड के साइंस का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का लेक्चर नंबर 4 हम देखने जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूं इनर्शिया के बारे में। तो व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया? तो देखिए, इनर्शिया के बारे में जानने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि इनर्शिया की जो क्वांटिटी होती है या फिर इनर्शिया जो कंसेप्ट होती है वो पूरी तरह से रिलेटेड होती है मास से। मास यानी कि इनर्शिया कंप्लीटली डिपेंड अपॉन मास। inertia is completely depend on mass। इसका मतलब ये होता है कि जैसे जैसे मास बढ़ेगा या फिर घटेगा उसका हिसाब या फिर उसका जो चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे वो मास के अनुसार देखने को मिलेंगे। यानी ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्शिया या कम होगा, क्या होगा, कैसा होगा, वो हम आगे देखने वाले। पर इतना समझ लीजिए कि ये मास पर डिपेंडेंट है। आप समझना ये है कि व्हाट इज मीन बाय इनर्शिया। तो एक टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो कि एक रेजिस्ट करती है, ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी टाइप ऑफ चेंज, किसी भी चेंज को, एनी टाइप ऑफ चेंज, किसी भी प्रकार के चेंज को रेजिस्ट करने वाली ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होती है। अब चेंज किस तरह का, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी टाइप ऑफ चेंज ऑफ मोशन, वो तो एक मोशन में होने वाले ऑब्जेक्ट जो रेजिस्ट करती है वो एक टेंडेंसी हो सकती है, या फिर और रेस्ट। टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी टाइप ऑफ चेंज ऑफ मोशन एंड रेस्ट। इसका मतलब क्या है? अगर मैं एक बात कहूं कि आपके सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है, आपको उसे पुश करके उसे दूसरी तरफ धकेलना है, ठीक है? तो जब तक आप उसे फोर्स करते हो, जब तक आप उसे फोर्स लगाते हो, तब तक वो, जब तक वो लगाएगा, लगने जाने वाला जो फोर्स है जब तक उस पर अप्लाइड नहीं होगा तब तक वो हिलेगा क्या? नहीं। मेरे पास अगर मैं मानूं कि ये मार्कर मेरे हाथ में है और एक स्टेबल सरफेस पर है, मैं जब तक इसे धक्का नहीं दूंगा या फिर उस पर प्रेशर अप्लाई नहीं करूंगा तब तक ये आगे जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसकी टेंडेंसी है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। आप बोलोगे मोशन में ऑब्जेक्ट कैसे सर? आप देखिए, अब मुझे एक बात बताइए कि आप एक बस में बैठे हो, ठीक है? तो पहले एग्जांपल में हमने मर्सिडीज के बारे में बोला था, आज इस बार हम रोल्स रॉयस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आप रोल्स रॉयस के अंदर बैठे हो और रोल्स रॉयस की जो स्पीड है वो लगभग आप चला रहे हो 80 मीटर पर सेकंड से, 80 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आप चल रहे हो और आगे की तरफ जा रहे हो। तो आपकी जो बॉडी होगी वो मोशन में होगी। क्यों मोशन में होगी? क्योंकि आपका जो सरफेस है, आप किससे अटैच हो? आप बैठे हो, इसका मतलब आप रोल्स रॉयस से अटैच हो। रोल्स रॉयस मोशन में, इसका मतलब आप भी मोशन में हो। पर जिस वक्त मैं रोल्स रॉयस का ब्रेक अप्लाई करूंगा और जिस वक्त रोल्स रॉयस इमीडिएटली रेस्ट में आ जाएगी, तब आपकी बॉडी आगे की तरफ मूव करेगी। क्यों मूव करेगी? क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्ट कर रही थी उस चीज को, आपकी बॉडी विरोध कर रही थी मोशन में आने के लिए, रेस्ट में आने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा अपने आप को कि वो रेस्ट में है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेजिस्ट करेगा अपने आप को मोशन में। आप रेस्ट में ऑब्जेक्ट मोशन में जाते वक्त जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसे दिखेगा? अगर उसी की कंडीशन ले तो रेस्ट में होने वाली जो रोल्स रॉयस है अचानक से उसकी स्पीड बढ़ा दे तो आप पीछे की तरफ धक्का खाओगे। तो पीछे की तरफ आप जो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपकी बॉडी उसके लिए रेजिस्ट कर रही थी, मोशन के लिए क्या कर रही थी? रेजिस्ट कर रही थी कि मुझे मोशन में जाने ही नहीं है। इस वजह से आपकी बॉडी पीछे की तरफ शिफ्ट हुई। पर जैसे ही आपकी बॉडी को पता चला कि अगर मैं रेजिस्ट करती रहूंगी तो मुझे डैमेज फील होगा या फिर मेरा सर किधर किधर लग जाएगा ना, तो हैमरेज गिमरेज की टेंशन है। तो इस वजह से आपकी बॉडी ने क्या किया? उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। पर शुरुआत में जो रेजिस्ट किया वो टेंडेंसी होती है इनर्शिया टेंडेंसी। तो इनर्शिया का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रेस्ट कंडीशन में दिखे तो रेस्ट कंडीशन में ही होना, उसकी टेंडेंसी रेजिस्ट करना है मोशन में आने के लिए, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसे रेस्ट में आने के लिए विरोध करना है, फिर रेजिस्ट करना। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं इनर्शिया प्रॉपर्टी। तो हमने अब इनर्शिया के बारे में देखा है। अब हम देखने वाले हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पहले देखेंगे बैलेंस फोर्स और उसके बाद देखेंगे अनबैलेंस फोर्स। देखिए, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही सिंपल प्रकार है या फिर सिंपल टाइप है, बहुत ही सिंपल टाइप। पर ये बहुत ही मेजर कंसेप्ट होती है फिजिक्स के अंदर जब आप न्यूटन्स के लॉ समझते हो। तो देखिए, बैलेंस फोर्स क्या होता है? आप बैलेंस फोर्स को समझने से पहले मैंने पिछले वीडियोस में बात की है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए, फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी चीज होती है जिसे हम किसी भी चीज से मेजर कर सकते हैं।
किसी भी चीज को अगर मेजर करते आना अगर किसी भी चीज को मेजर किया जा सकता है तो वो किस में कैलकुलेट होती है? फिजिकल क्वांटिटी में कैलकुलेट होती है। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो टाइप्स में होती है। पहली होती है मैग्नीट्यूड में और दूसरी होती है यूनिट में। इसमें यूनिट में। तो देखिए मैग्नीट्यूड और यूनिट से बनती है फिजिकल क्वांटिटी। तो डायरेक्शन, अगर बैलेंस फोर्स की बात करूं तो इससे पहले एक समझ लीजिए कि मैग्नीट्यूड एक नंबर होता है जो कि डिफाइन करता है कितने अमाउंट है, और यूनिट जो होता है वो किस में है या फिर उसका एक पर्टिकुलर यूनिट डिफाइन करने के लिए हम यूनिट को यूज करते हैं। तो बैलेंस फोर्स की अगर बात करें तो बैलेंस फोर्स एक ऐसा टाइप का फोर्स होता है जिसमें सेम मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है? सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि दोनों क्वांटिटीज इक्वल होती है, सेम मैग्नीट्यूड होता है। उसके बाद जो फोर्स अप्लाइड किया जाता है ऑब्जेक्ट पर वो ऑब्जेक्ट एक होता है या फिर सेम ऑब्जेक्ट होता है। अप्लाइड ऑन सेम ऑब्जेक्ट, अप्लाइड ऑन सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट। और तीसरी अगर इंपॉर्टेंट बात कहूं तो तीसरी बात यह है कि जो फोर्स अप्लाइड किया जाता है सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर वो दोनों डायरेक्शन होता है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। किस चीज में? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर मैं इसका एग्जांपल लेने की बात करूं, यूं मान लीजिए कि थग ऑफ वॉर चल रहा है, तो ठीक है, थग ऑफ वॉर लेने से अच्छा मैं एक काम करता हूं, एक वेइंग मशीन लेता हूं, जो कि पुराने जमाने में जो वेइंग मशीन थी वो तराजू, उसे ले लेते हैं। ये हो गया उसका तराजू। तो देखिए कुछ इस तरह से ड्राइंग करा दे, क्योंकि लड़कों की ड्राइंग हमेशा अच्छी नहीं रहती। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 किलोग्राम का एक वेट ले लिया और यहाँ पर 2 किलोग्राम का वेट ले लिया। अब फोर्स कैसे अप्लाइड होगा? फोर्स अप्लाइड होगा नीचे की तरफ, नीचे की साइड में। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब मेरे को एक बात बताइए कि अगर मैं तराजू के ऊपर 2-2 किलोग्राम का वेट लेता हूं तो जो साइड होगी तराजू की वो जो झुकेगा किस साइड में झुकेगा? आपका जवाब हो सकता है राइट साइड में या फिर किसी का जवाब होता है लेफ्ट साइड में। अगर मेरा आंसर सुनोगे तो वो किसी भी साइड में नहीं झुकेगा। क्यों नहीं झुकेगा? क्योंकि जो वेट उस पर पुट किया है, जो वेट उस पर डाला है वो वेट तो इक्वल अमाउंट का है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है, बराबर है। एक सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड किया है, यानी कि तराजू के ऊपर अप्लाइड किया है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन कहां है? इसकी डायरेक्शन कहां है? इस साइड पर। इसकी डायरेक्शन कहां है? इस साइड पर। तो समझने का या फिर बताने की बात यह है कि बैलेंस फोर्स एक ऐसे टाइप का फोर्स होता है जिसके अंदर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो सेम होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है, बट दोनों जो फोर्स अप्लाइड होते हैं, बट एक सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर जो दो फोर्स अप्लाइड होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि उसका जो रेजिस्टेंस फोर्स निकलेगा या फिर जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगा वो जीरो आएगा, यानी कि उसमें से कुछ रिजल्ट नहीं निकलने वाला अपने को। बट अनबैलेंस्ड फोर्स एक ऐसी कंसेप्ट होती है जिसके अंदर डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है। कैसा होता है? डिफरेंट मैग्नीट्यूड, डिफरेंट मैग्नीट्यूड। अगर मैं काम करूं कि अल्टो लूं, क्या करूं? एक अल्टो लूं और अल्टो के सामने इंडेवर गाड़ी को रख दूं और दोनों के पीछे एक डोरी खींच लूं, तो कौन सी गाड़ी किस गाड़ी को खींचेगी? आपका जवाब सही होगा, इंडेवर खींचेगी, बाप मानुस है। तो क्या होगा, अगर इंडेवर अल्टो को खींच रही है इसका मतलब इंडेवर क्या कर रही है? एक अच्छा फोर्स लगा रही है, एक तरफ से बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा रही है। और हमारे पास मैग्नीट्यूड वहां पर सेम है क्या? नहीं, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। या फिर दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, हमारे पास कंडीशन है थग ऑफ वॉर की। थग ऑफ वॉर यानी रस्सी खींच। तो अगर ये रस्सी है, ये रस्सी है और यहाँ पर हमने कपड़ा बांध दिया है, यहाँ पर हमने कपड़ा बांध दिया है, तो जिस डायरेक्शन से हमें ज्यादा फोर्स मिलेगा ये जो रस्सी होगी उस डायरेक्शन की तरफ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि दोनों साइड से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल नहीं है। वो इक्वल अमाउंट में है क्या? नहीं। अगर वो इक्वल अमाउंट में होता तो ये जो कपड़ा है, जो कि रस्सी, वो किसी भी डायरेक्शन की तरफ या फिर किसी भी साइड की तरफ शिफ्ट नहीं हो पाती। पर वो शिफ्ट होने का रीजन क्या है कि किसी एक डायरेक्शन से बहुत ही ज्यादा फोर्स लग रहा है और किसी एक डायरेक्शन से कंपैरेटिवली कम फोर्स लग रहा है, और इसी को कहते हैं अनबैलेंस फोर्स। तो दो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स की कंसेप्ट आपको क्लियर हो गई। अब इस पर देखने वाले हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।